हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमने पीछे क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा मैंने बेसिक 3 वीडियोस में बता दिया था। और इसमें हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे बाय द प्लांट। इसमें फोटोसिंथेसिस भी आएगा और उसको हम कवर करेंगे। और फिर से सेम थिंग कि इफ वीडियो इज गेटिंग ब्लर ड्यूरिंग वॉचिंग ऑन यूट्यूब, यू हैव ऑप्शन। आपके पास वहां पे 3 डॉट्स होते हैं, आप डॉट्स को प्रेस करेंगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। आपको 360p या 480p पे सेट कर देना है तो वीडियो और की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और लेटेस्ट भी बुक्स के आपके सही दिखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हमने जहां तक छोड़ा था वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक किया था। जो एनसीईआरटी के बीच वाले क्वेश्चन थे उसको करने के बाद न्यूट्रिशन हम देखेंगे। व्हेन वी वॉक और राइड बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। आपको पता है कि हम कोई भी काम करते हैं, इवन जब हम स्लीप करते हैं या फिर हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, एवरीवेयर वी यूज एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? हमें इसमें यही पढ़ना है कि ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो आपको पता है कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बना के और एनर्जी ले लेता है, बट हम प्लांट के का बना हुआ फूड को कंज्यूम करके और उसके न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं। तो हम तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है। और लेकिन जो प्लांट्स है अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें हम देखें क्या है। मैं हाइलाइटर भी यूज कर रही हूँ। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body। आपको पता है अगर हम कोई भी काम नहीं कर रहे, even we are sleeping, then continuously our heart beats और circulation of blood जो है वो पूरे बॉडी में होते रहता है। मतलब एवरी प्रोसेस ऑन गोइंग प्रोसेस चलते रहता है। तो हर प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। We also need material from outside in order to grow। और इस एनर्जी के लिए we require some material, some energy giving food। For growth we require some protein diet, some protein content food। ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? हम आउटसाइड सोर्स से लेते हैं, या तो हम प्लांट से लेते हैं या एनिमल से। ठीक है, तो हम जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग थिंग्स मतलब जो एनिमल्स है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है प्लांट पे? अगर हमने डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट खाया देन डायरेक्टली वी आर कंज्यूमिंग प्लांट्स। बट आप लोगों में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं, हम तो वेजिटेरियन नहीं है, हम तो एग खाते हैं, चिकन खाते हैं। बट जो भी आप एग या चिकन खाते हैं वो भी प्लांट प्रोडक्ट से एनर्जी लेते हैं। तो हम है ना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरह से प्लांट पे डिपेंड है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। और इस एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड है, उसे हम फूड बोलते हैं जो हम ईट करते हैं। अब हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड? व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट लिविंग थिंग, देन लिविंग थिंग्स मीन्स कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। मीन्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, मीन्स एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। हम प्लांट की बात भी कर रहे हैं और एनिमल्स की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। तो इसमें हम प्लांट्स का भी पढ़ेंगे और एनिमल्स का भी पढ़ेंगे कि कैसे हमने फूड हमारा लेने का प्रोसेस क्या है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर लिविंग थिंग्स में उतनी ही है। अगर प्लांट है उसे भी एनर्जी चाहिए, अगर एनिमल्स है तो उसे भी एनर्जी चाहिए। बस सोर्स जो हमारा लेने का तरीका है, जो कंज्यूम करने का तरीका है वो डिफरेंट है। बट फाइनली एनर्जी गिविंग फूड में प्लांट्स भी ग्लूकोज यूटिलाइज करते हैं और हम भी ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करते हैं। Some organisms are simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। आपको पता है जब इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात बोली है और ये बोला है कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइज करके प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और ग्लूकोज, सिंपल शुगर ग्लूकोज को बनाता है। दीज ऑर्गेनिज्म
जो ऑर्गेनिज्म इन दोनों को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो मतलब खुद से और ट्रॉप मतलब खुद से फूड प्रिपेयर करना। इसके अंडर में कुछ इसके अंडर में ग्रीन प्लांट्स आते हैं मैक्सिमम, और कुछ बैक्टीरियाज आते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, लेकिन और जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूटिलाइज करते हैं, इंक्लूडिंग वी ऑल्सो यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मीन्स कि हम स्टार्च खाते हैं, जो प्लांट में स्टार्च होता है उसको हमने खाया, फाइनली उसको भी ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन होना है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स मटेरियल ही खाया, बाद में जाके वो ग्लूकोज में बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका अगला, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, और उसे क्या होता है, सिंपलर वन में ब्रोकन डाउन होता है, जो हमारे बॉडी में ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगला हमारा, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जब तक ये स्मॉल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करेगी। अब इसको देखते हैं, टू अचीव दिस, और इसको मींस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको पता है कैटेलिस्ट, बायो कैटेलिस्ट यूज करते हैं, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज बायो कैटेलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कैटेलिस्ट? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैटेलिस्ट आर द केमिकल्स व्हिच फास्टेन द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है। अगर हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाना है, हमने उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा, वो हमारा रिएक्शन जो है काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कैटलिस्ट अपने आप जो है उसमें पार्ट नहीं लेता, उस प्रोसेस में, रिएक्शन में उसका अपने आप इंक्लूड नहीं हो, मतलब इंक्लूड नहीं होता है, बट उसको स्पीड अप दे देता है, स्पीड कर बढ़ा देता है। तो इसी तरह हमारे फूड के डाइजेशन में और भी जितने ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं उसमें कैटेलिस्ट का यूज होता है। उस कैटेलिस्ट को चूंकि लिविंग थिंग्स में यूज हो रहा है इसलिए हमने बायो मतलब लिविंग, तो चूंकि लिविंग थिंग्स में यूज हो रहा है इसलिए हमने उसका नाम दे दिया बायो कैटेलिस्ट, और उस बायो कैटेलिस्ट का सिंपल नाम हमने एंजाइम्स दे दिया। ठीक है, thus the heterotroph survive depend डायरेक्टली, हेट्रोट्रॉफ मींस कि वी, जो हम कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट से लेते हैं, वी आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, हम ऑटोट्रॉफ पे, प्लांट्स पे डिपेंड है। और हेट्रोट्रॉफ में कौन कौन आते हैं, देखिए, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फंगी। फंगी भी आपको सेप्रोट्रॉफ है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। अब अगला है ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, अच्छा एक चीज मैंने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया, मान लीजिए कि जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाया, ठीक है, तो मैं जरा पेन निकालूं और पेन ओपन करके और इसको डायग्राम से समझाना चाहती हूँ। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि प्लांट ने जब फोटोसिंथेसिस किया, ये एक ग्लूकोज है, ठीक है, फिर ये दूसरा ग्लूकोज है, ढेर सारे ग्लूकोज जब बन गए, ये थर्ड वन है। तो जब ये सारे ग्लूकोज एक साथ जब रेडी हो जाते हैं उसके बाद ये प्लांट में स्टोर होते हैं, बॉन्डिंग करने के बाद ये एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये कॉम्बाइन होके, और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में बन जाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में ये बने, स्टार्च के फॉर्म में। और इसी स्टार्च को जब हमने खाया तो हम तब तक इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये फिर से सिंगल सिंगल ग्लूकोज में चेंज ना हो। तो प्लांट ने भी ग्लूकोज के यूटिलाइज किया, हमने बेशक हमने क्या किया, स्टार्च खाया, बट डाइजेशन के बाद हमें भी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। जब तक ये स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि ग्लूकोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो एंजाइम्स होते हैं ये इसको ब्रेक डाउन करने में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, ये कॉम्प्लेक्स हमारा सब्सटेंस था, दिस वन मैं जरा ग्रीन कलर से दिखा दूं, ये मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें क्या किया हमने, जो है हमारे बॉडी से एंजाइम निकला और ये इस पे क्या कर रहा, एक्ट कर रहा। जब एंजाइम एक्ट करने लगेगा तो ये बीच के बॉन्ड का टूटना ज्यादा इजी हो जाएगा और फिर से ग्लूकोज जो है अलग अलग
सेपरेट हो जाएगा। तो एंजाइम ने अपने आप में उसमें पार्ट नहीं लिया, बस उसने क्या किया, उसको रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया और ग्लूकोज जल्दी ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है, हम आगे देखेंगे इसको। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, it is process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy। आपको पता है जैसे फोटोसिंथेसिस में मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, ये आपका है। इसमें प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एक्सेल करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एज अ पोल्यूटेंट है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, प्लांट ने ले लिया। फिर प्लांट ने क्या किया, रूट से वाटर लिया, क्या लिया, रूट से वाटर लिया, और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया और वाटर मॉलिक्यूल निकला। ठीक है, तो यही आपको इक्वेशन के बारे में ये बता रहा है। इट इज और जब फूड बन गया, जब ग्लूकोज बन गया, जितना ग्लूकोज था प्लांट ने यूज कर लिया, और आफ्टर दैट ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में जाके वो स्टोर हो गया प्लांट में। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, आगे बताऊंगी मैं। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। इसके लिए 4 चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिला, एटमॉस्फेयर से लीफ ने ट्रैप किया, लीफ के स्टोमेटा ने ट्रैप किया, आगे मैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसमें बताऊंगी। उसके बाद वाटर कहाँ से, हम प्लांट में वाटर कहाँ देते हैं, हम प्लांट में वाटर जो है रूट में देते हैं, क्योंकि रूट की कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। ये हमारा मान लीजिए प्लांट में हमारा रूट है ये सब। ठीक है, तो हमने वाटर कहाँ दिया, हमने वाटर सीधे रूट में दिया। क्यों, क्योंकि रूट की ही कैपेसिटी है कि वो जाइलम से जो है वाटर को लीफ तक भेजे। ये रूट की ही कैपेसिटी है कि जाइलम जो है वेस्कुलर टिश्यू से क्या करे, वाटर को लीफ तक भेजे, और लीफ में स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्योंकि रूट का जो काम है वो रूट ही करेगा, वो लीफ नहीं करेगा। लीफ तो वहां, लीफ एक तरह से आपको किचन है, जहां पे एनर्जी के लिए आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है। और यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से है, और लीफ में कैसे एंटर हुआ, लीफ में एंटर करने का उसका दरवाजा क्या था, स्टोमेटा था। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होकर ऑक्सीजन बन जाता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, तो वो बाहर स्टोमेटा से ही आता है। फिर वाटर का भी सेम केस है, वाटर उसी से अंदर जाएगा। ठीक है, तो जाने का रास्ता उसका लीफ में स्टोमेटा है। फिर उसके बाद हो गया आपका यहाँ तक। फिर सनलाइट का काम क्या है, सनलाइट आपको हीट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी को क्लोरोफिल पकड़ रहा है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, और उसी की वजह से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही उस एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। आपको भी पता है, आपके घर में किचन में खाना बनता है, ठीक है, किचन में खाना बना, आपने सारा रॉ मटेरियल डाल दिया, रॉ मटेरियल में आपने डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स डाले, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल हमारा क्या हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, और सॉल्ट और वाटर के लिए हमने क्या किया, ये वाटर डाला हमने, ठीक है, मटेरियल में, और हीट के लिए जब हमने गैस जलाया, तो यहाँ पे ये गैस तो इसके पास है नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो इसने हीट कहाँ से लिया, सनलाइट से लिया। कहाँ से लिया, सनलाइट से इसने हीट लिया। तो ये सारा प्रोसेस चूंकि क्लोरोफिल के अंदर में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है, तो क्लोरोफिल एक कंटेनर का काम कर रहा है, हीट ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल कर रहा है। जैसे आप भी अगर घर में वेजिटेबल पकाते हैं तो आप कंटेनर में रखते हैं, और जब गैस के ऊपर रखते हैं तो हीट लेने का काम कंटेनर करता है, कंटेनर गर्म होता है, इसीलिए उसके अंदर की जो वेजिटेबल्स हैं वो पक जाती हैं, कुक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम है कि क्लोरोफिल एक तरह से एक कंटेनर है जिसके अंदर सारा रॉ मटेरियल डाल दिया और सनलाइट से हीट लेने का वो काम कर रहा है, और फिर आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस के बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका ऑक्सीजन, ग्लूकोज, और क्या बना,
वाटर। तो आपका पता है इसमें मेन प्रोडक्ट प्लांट ने इतना जो काम किया है ग्लूकोज के लिए किया है, ऑक्सीजन के लिए नहीं किया है। किसके लिए? उसे तो खाना चाहिए था, उसे ऑक्सीजन से उतना मतलब नहीं है, उसे एनर्जी चाहिए था। तो उसने क्या किया, ये ग्लूकोज बनाया और बाई प्रोडक्ट के रूप में ये हमारा ऑक्सीजन निकल रहा है। उसके लिए तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये लाइफ है हमारी। वैसे तो प्लांट भी उसको रेस्पिरेशन में यूज करता है, बट प्लांट तो फोटोसिंथेसिस से उसको मैनेज कर लेता है और जो बचता है उसे हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा आपने, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। We will study how to take place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. अगर जितना यूज करना था यूज कर लिया, उसके बाद हम स्टोर कर देते हैं। प्लांट उसको स्टोर कर दिया, खाना भी तो यही है, जितना यूटिलाइज करना था आपने कर लिया, बाकी स्टोर कर देते हैं हम कहीं। तो प्लांट जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, बाकी जो जितना भी रिमेनिंग है उसको उसने क्या किया, स्टार्च में कन्वर्ट किया। और जैसे कि मान लीजिए कि स्टार्च में कन्वर्ट किया पोटैटो, मान लीजिए कि स्टार्च का कंटेंट है, फोटोसिंथेसिस के बाद खाना जितना यूज करना था पोटैटो प्लांट ने यूज कर दिया, बाकी उसके पोटैटो में उसने स्टोर कर दिया स्टार्च के फॉर्म में। और हमने जब पोटैटो खाया तो हमने क्या खाया, स्टार्च खाया। तो उस स्टार्च को हम तब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे जब तक कि उसको हम ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। फाइनली देखो, देखिए प्लांट ने भी ग्लूकोज ही लिया और हमें भी ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन करना है, बस प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, when required by the plant a somewhat, और जब इसने स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया तो एडवर्स कंडीशन के लिए किया है कि कभी इसे खाने की जरूरत पड़ी तो वो वहीं से स्टोर फूड से लेते रहेगा। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। जैसा कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, तो सेम प्रोसेस ये है। तो आपने देखा यहाँ पे ये क्या है, 6CO2 और 2, ये आपका फॉर्मूला है पूरा, इसका इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, फिर आगे मैं दूसरे उसमें। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अभी मैंने पीछे ही बताया क्लोरोफिल का काम क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो क्लोरोफिल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तोड़ना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो वो वहां पे लाइट एनर्जी काम नहीं आएगी, जब केमिकल बॉन्डिंग टूटनी है तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तभी तो ये ग्लूकोज बना। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके मेन स्टेप्स है जो होते हैं। और these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plant take up carbon dioxide in night. डेजर्ट प्लांट जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और जब उसे एनर्जी सनलाइट से सुबह मिलती है तो क्या करता है, तब वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अब इसमें जो है लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक छोड़ूंगी क्योंकि काफी लेंदी हो जाता है। ये आपका फोटोसिंथेसिस का जनरल प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप देखेंगे। अब आगे हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके साथ स्टोमेटा का पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक्टिविटी करेंगे। और तब तक ये वीडियो देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आया है तो थैंक यू।